हमारा मानना है कि लगभग सभी ने ओमाहा के प्रसिद्ध संत वॉरेन बफेट के बारे में सुना है। उन्हें 2008 में फोर्ब्स वर्ल्ड की अरबपतियों की सूची में सबसे अमीर आदमी के रूप में नामित किया गया था और लगातार कई वर्षों तक शीर्ष 3 में से एक के रूप में शामिल किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप उनके साथ दोपहर का भोजन करना चाहते हैं और ओमाहा के जोशी की शिक्षाओं को सुनना चाहते हैं तो आपको लाखों डॉलर का भुगतान करना होगा। फिर भी अभी भी ऐसे लोग हैं जो कोई खर्च नहीं छोड़ते। बर्कशायर हैथवे, जिस कंपनी का वह प्रबंधन करते हैं, वह दुनिया की शीर्ष 500 कंपनियों में शुमार है। इसके शेयर की कीमत आसमान छू रही है और कई बार प्रति शेयर $300,000 से भी अधिक हो गई है। जब कंपनी शेयरधारकों की बैठक बुलाती है तो हजारों निवेशक अपने आदर्श को व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए भाग लेने के लिए ओमाहा की ओर दौड़ पड़ते हैं। बफेट लगातार दुनिया के अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर क्यों हैं और निवेश जगत में एक आदर्श बन गए हैं? आप सोच सकते हैं कि उत्तर स्पष्ट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बफेट निवेश करने में अच्छे हैं और उनके निवेश प्रदर्शन ने दशकों तक डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से बेहतर प्रदर्शन किया है। बफेट ने अपने समय का उपयोग अपने मूल्य और निवेश दर्शन को साबित करने के लिए किया है। उनकी शिक्षाओं को सुनना किसी विशालकाय के कंधों पर खड़े होने जैसा है। हालांकि क्या आपने कभी सोचा है कि बफेट निवेश करने में इतने अच्छे क्यों हैं? क्या यह उनकी अंतर्निहित निवेश प्रतिभा के कारण है? वास्तव में जब बफेट ने शुरुआत की थी तब वे उतने महान नहीं थे जितने अब हैं। वह हमारी तरह ही शेयर बाजार में एक छोटा सा शेयरधारक था। जब स्टॉक की कीमतें घटती तो वह उदास हो जाता और जब कीमतें बढ़ती तो खुश होता। शेयर बाजार में कई वर्षों तक काम करने के बाद उन्होंने एक कार्यप्रणाली बनाई और उन्होंने इस पद्धति का उपयोग उन असंख्य उपलब्धियों को हासिल करने के लिए किया है जिनका हमने पहले उल्लेख किया है। नमस्ते, बुक रेव में आपका स्वागत है। तो आप लोग जान ही गए होंगे कि आज हम किस बुक की समरी लिए हैं। आज हम द वॉरेन बफेट वे पुस्तक का अनावरण करेंगे। द वॉरेन बफेट वे हमारे लिए बफेट की कार्यप्रणाली को खोलेगा और हमारे निवेश कौशल को बेहतर बनाने में मदद करेगा। यह पुस्तक बफेट के शिक्षा अनुभव से शुरू होती है, समीक्षा करती है कि उनका निवेश दर्शन कैसे बना और उनके निवेश विचारों का व्यापक सारांश प्रस्तुत करती है। पुस्तक बफेट के प्रसिद्ध निवेश मामलों का विश्लेषण करने के लिए इन अवधारणाओं का उपयोग करती है, जिससे हमें उनकी निवेश अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। इस पुस्तक के लेखक रॉबर्ट जी हैगस्ट्रॉम मुख्य निवेश रणनीतिकार और एक प्रसिद्ध अमेरिकी कंपनी के प्रबंध निदेशक बफेट और मुंगर के विचारों के बारे में लिखने के लिए जाने जाते हैं। इस पुस्तक के अलावा उन्होंने द वॉरेन बफेट पोर्टफोलियो और लैटिस वर्क द न्यू इन्वेस्टिंग भी लिखी। इस पुस्तक की 10 लाख से अधिक प्रतियां बिकीं और यह न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में 21 सप्ताह तक रही। आगे हम निम्नलिखित 4 भागों में इस पुस्तक का सार आपके साथ साझा करेंगे। भाग 1, 3 लोग जिन्होंने बफेट के निवेश सिद्धांतों को प्रभावित किया। भाग 2, बफेट का पहला निवेश सिद्धांत, स्टॉक चुनने के सिद्धांत। भाग 3, बफेट का दूसरा निवेश सिद्धांत, पोर्टफोलियो प्रबंधन के तरीके। भाग 4, बफेट का तीसरा निवेश सिद्धांत, निवेश करते समय मनोवैज्ञानिक जाल से कैसे बचें। सबसे पहले आइए भाग 1 पर एक नजर डालें। 3 लोग जिन्होंने बफेट के निवेश सिद्धांतों को प्रभावित किया। पहले हमने कहा था कि बफेट कभी हमारी तरह ही शेयर बाजार में एक छोटे शेयरधारक थे, तो वह ओमाहा के ऋषि कैसे बने? अपनी बुद्धि पर भरोसा करने के अलावा बफेट के 3 महान गुरु भी थे, बेंजामिन ग्राहम, फिलिप ए फिशर और चार्ली थॉमस मुंगर। आइए पहले ग्राहम के बारे में बात करते हैं। ग्राहम पहले निवेशक थे जिन्होंने यह साबित किया कि स्टॉक का चयन सैद्धांतिक तरीकों पर आधारित हो सकता है। उनके ऐसा करने से पहले स्टॉक निवेश को जुए की तरह एक छद्म विज्ञान माना जाता था। निवेश के क्षेत्र में उनकी स्थिति भौतिकी के क्षेत्र में आइंस्टीन और जीव विज्ञान के क्षेत्र में डार्विन के बराबर है। बफेट और ग्राहम का संबंध ग्राहम की पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से उत्पन्न होता है। बफेट ने बाद में पुस्तक को पढ़ने को आत्मज्ञान का अनुभव करने के रूप में वर्णित किया। इस पुस्तक के जादू के तहत बफेट ने अपने गृहनगर से उस विश्वविद्यालय तक हजारों मील की यात्रा की जहां ग्राहम पढ़ा रहे थे। विश्वविद्यालय में ग्राहम ने न केवल बफेट को निवेश और सट्टेबाजी के बीच अंतर सिखाया, बल्कि बफेट को एक महत्वपूर्ण निवेश कहावत भी सिखाई, हारो मत।
ग्राहम का मानना है कि एक निवेश ऑपरेशन वह है जो गहन विश्लेषण पर मूलधन की सुरक्षा और पर्याप्त रिटर्न का वादा करता है। इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाले परिचालन अटकलबाजी हैं। उदाहरण के लिए, लोग आमतौर पर सोचते हैं कि बांड खरीदना एक निवेश है। हालांकि ग्राहम के विचार में, यदि आप जंक बांड खरीदते हैं तो आप न तो मूलधन की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं और न ही रिटर्न की संतोषजनक दर प्राप्त कर सकते हैं। तो यह अटकलें हैं। मूलधन को सुरक्षित रखने और रिटर्न की उचित दर सुनिश्चित करने का दूसरा अर्थ पैसा न खोना है। ऐसा करना आसान नहीं है। सभी निवेशों में जोखिम होंगे। इस मामले में ग्राहम ने इस समस्या से निपटने के लिए सुरक्षा सिद्धांत का मार्जिन प्रस्तावित किया। सुरक्षा सिद्धांत के मार्जिन का अर्थ है निवेश करने से पहले सुरक्षा का मार्जिन स्थापित करना और फिर मूलधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस मार्जिन के भीतर निवेश करना। ग्राहम ने सुरक्षा का मार्जिन स्थापित करने के 2 तरीके प्रदान किए। आर्थिक मंदी के दौरान स्टॉक खरीदना या ऐसे स्टॉक चुनना जिनकी कीमतें उनके आंतरिक मूल्यों से कम हों। पहली विधि को क्रियान्वित करना कठिन है। यह अवसर पर निर्भर करता है। इसलिए आर्थिक मंदी की प्रतीक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सस्ते स्टॉक खोजने पर समय बिताना बेहतर है। दूसरी विधि का अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए पहली चीज जो हमें करने की जरूरत है वह यह समझना है कि किसी उद्यम का आंतरिक मूल्य क्या है। ग्राहम का मानना है कि आंतरिक मूल्य कंपनी की संपत्ति, लाभ, लाभांश और भविष्य की लाभप्रदता पर निर्भर करता है। उन्होंने कंपनी के आंतरिक मूल्य की गणना करने के लिए एक सूत्र भी निकाला जो भविष्य में अपेक्षित मुनाफे को उपयुक्त पूंजीकरण कारक से गुणा करना है, जो कि कंपनी की भविष्य की बिक्री, कीमतों और लागत का अनुमान लगाना मुश्किल है। आंतरिक मूल्य एक सटीक संख्या नहीं है, बल्कि एक मोटा अनुमान है। ग्राहम का मानना है कि यदि तर्कसंगत विश्लेषण के बाद यह पाया जाता है कि किसी कंपनी के शेयर की कीमत उसके आंतरिक मूल्य से बहुत कम है, तो इस स्टॉक को रखने से निश्चित रूप से लंबे समय में पैसा मिलेगा। ग्राहम के सिद्धांतों का उनके करियर के शुरुआती दिनों में बफेट पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उन्होंने बफेट को समझाया कि स्टॉक केवल ट्रेडिंग पेपर के बारे में नहीं है, उनके पीछे सच्चा कॉर्पोरेट मूल्य है। ग्राहम के निवेश सिद्धांतों का पालन करके बफेट ने अपने करियर के शुरुआती दौर में बहुत पैसा कमाया। लेकिन साथ ही बफेट ने यह भी पाया कि जब उन्होंने ग्राहम के सिद्धांत के आधार पर निवेश किया तो उनके लिए नकदी निकालना अक्सर मुश्किल होता था। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप $10 मिलियन का एक उद्यम $8 मिलियन में खरीदते हैं। यदि आप सफलतापूर्वक नकद निकाल लेते हैं तो आपको $2 मिलियन का लाभ होगा। यदि आप कंपनी को $10 मिलियन में बेचते हैं तो ही आप पर्याप्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि वास्तव में इस सौदे से लाभ पाने के लिए आपको 10 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। इस मामले में आपका औसत वार्षिक रिटर्न बहुत कम है। इस संबंध में बफेट ने निष्कर्ष निकाला, समय अद्भुत कंपनी का मित्र है, औसत दर्जे का दुश्मन। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? कैसे? यह जानने के लिए हमें फिशर के बारे में बात करनी होगी, दूसरा व्यक्ति जिसका बफेट पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। ग्राहम की तरह बफे के ये शिक्षक भी एक मास्टर निवेशक थे। वह विकास निवेश के क्षेत्र में अग्रणी थे और उन्हें विकास निवेश रणनीति के जनक के रूप में जाना जाता है। वॉल स्ट्रीट पर उनका बहुत सम्मान और प्रशंसा की जाती है। फिशर के निवेश दर्शन को ग्राहम के बिल्कुल विपरीत देखा जा सकता है। उनका मानना है कि जब तक किसी कंपनी में अच्छी संभावनाएं हैं, तब तक उसमें बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश करना सार्थक है। दूसरे शब्दों में, ग्राहम उस चीज को रखने के लिए $1 खर्च करने को तैयार है जिसकी कीमत वर्तमान में $2 है। फिशर किसी ऐसी चीज को अपने पास रखने के लिए $5 खर्च करने को तैयार है जिसकी कीमत भविष्य में $50 होगी। फिशर की निवेश पद्धति में समस्या यह है कि यह कैसे आंका जाए कि कोई कंपनी भविष्य में अच्छा विकास करती रहेगी या नहीं। इस संबंध में फिशर ने 2 तरीके प्रस्तावित किए, एक अच्छी कंपनी खरीदना और अच्छे प्रबंधन के साथ काम करना। एक अच्छी कंपनी खरीदने का मतलब उन कंपनियों में निवेश करना है जिनकी बिक्री और लाभ वृद्धि दर लगातार उसी उद्योग में दूसरों की तुलना में अधिक रही है। अच्छे प्रबंधन के साथ सहयोग करना फायदेमंद है, क्योंकि दूरदर्शिता के साथ प्रबंधन उत्पादों की बाजार संभावनाओं का पहले ही अनुमान लगा सकता है, उद्योग के रुझान बदलने पर पहले से रणनीतियां तैनात कर सकता है और परिवर्तन के लिए तैयार हो सकता है। ऐसा प्रबंधन न केवल कंपनी को जीवित रहने की अनुमति देता है, बल्कि शेयर धारकों को दीर्घकालिक लाभ पहुंचाकर कंपनी को टिकाऊ भी बनाता है। उदाहरण के लिए,
अमेरिका की एल्यूमीनियम कंपनी बढ़ने और विकसित होने में सक्षम थी, क्योंकि उसके नेताओं ने हवाई परिवहन बाजार के तेजी से विकास का अनुमान लगाया था और उस क्षेत्र में एल्यूमीनियम उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए पहले से तैयारी की थी। हालांकि बफेट बहुत पहले ही फिशर के सिद्धांत से अवगत हो गए थे, लेकिन फिशर के सिद्धांत का वास्तविक निष्पादक मुंगर था। मुंगेर के विचार में एक महान कंपनी के लिए उचित कीमत चुकाना एक औसत दर्जे की कंपनी के लिए सस्ती कीमत चुकाने से कहीं बेहतर है। उनके प्रभाव में आकर बफेट ग्राहम के सिद्धांत से आगे निकल गए। सीज कैंडीज का अधिग्रहण पहली अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनी थी जिसे उन्होंने खरीदा था। सीज कैंडीज ने हमेशा कभी भी गुणवत्ता का त्याग नहीं करने की अवधारणा का पालन किया है। दशकों के विकास के बाद 1970 के दशक में यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण कैंडी दुकान श्रृंखला बन गई। उस समय कंपनी के पास $10 मिलियन नकद थे। हालांकि बफेट के सलाहकारों द्वारा सुझाया गया खरीद मूल्य $40 मिलियन जितना था, जिसका मतलब था कि इसकी शुद्ध कीमत $30 मिलियन थी। खरीद मूल्य कंपनी की शुद्ध संपत्ति का 3 गुना था और ग्राहम के निवेश सिद्धांत की पूरी तरह से अवज्ञा करता था। आश्चर्यजनक रूप से मुंगर का मानना था कि यह उच्च कीमत वाला अधिग्रहण एक अच्छा सौदा था। मुंगर के कहने पर बफेट ने कंपनी को $25 मिलियन में खरीद लिया। 10 साल बाद उन्हें सीज कैंडीज के लिए $125 मिलियन की बोली मिली, जिससे बफेट को भारी मुनाफा हुआ। अब तक हमने उन 3 लोगों के बारे में सीखा है जिन्होंने बफेट के निवेश दर्शन को सबसे अधिक प्रभावित किया। शुरुआत में बफेट ग्राहम से प्रभावित थे और उन कंपनियों की तलाश करना पसंद करते थे जिनके स्टॉक की कीमतें उनके आंतरिक मूल्यों से कम थीं। जैसे जैसे बाजार बदला और बफेट बढ़े, उन्होंने पाया कि हालांकि यह तरीका अच्छा था, लेकिन इसका पूरी तरह से पालन करना मुश्किल था। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने फिशर और मुंगर की सलाह ली। उन्होंने अच्छी कंपनियों के लिए भुगतान करना सीखा और उचित मूल्य पर बड़ी संभावनाओं वाली कंपनियों को खरीदने के इच्छुक थे। इन 3 मास्टर्स के प्रभाव में बफेट ने अपने निवेश कौशल में सुधार करना जारी रखा। आइए दूसरे भाग पर एक नजर डालें। बफेट का पहला निवेश सिद्धांत, स्टॉक चुनने के सिद्धांत। लगभग हर कोई मानता है कि स्टॉक एक उच्च उपज और उच्च जोखिम वाला निवेश है, जबकि एक अच्छे स्टॉक का मतलब उच्च उपज और कम जोखिम है। हालांकि हजारों विकल्पों के सामने इस प्रकार के स्टॉक की पहचान करना आसान नहीं है। इस भाग में बफेट हमें 4 स्टॉक चयन सिद्धांत प्रदान करता है: व्यवसाय, प्रबंधन, वित्तीय और मूल्य सिद्धांत। व्यावसायिक सिद्धांत क्या हैं? व्यावसायिक सिद्धांतों का उद्देश्य यह पहचानना है कि कोई कंपनी निवेश करने के लिए अच्छी है या नहीं। यह किसी चीज को खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच करने के समान है। बफेट का मानना है कि निम्नलिखित 3 बिंदु यह निर्धारित कर सकते हैं कि कोई कंपनी अच्छी खरीदारी है या नहीं। पहला बिंदु यह है कि किसी कंपनी के व्यवसाय को समझना आसान है या नहीं। इस तथाकथित समझने में आसान सिद्धांत का मतलब है कि आप इसे व्यक्तिगत रूप से समझते हैं या नहीं। बफेट ने कहा है, अपनी क्षमता के दायरे में निवेश करें। दूसरे शब्दों में, निवेश की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना समझते हैं, बल्कि इस एहसास पर निर्भर करती है कि आप कितना नहीं समझते हैं। उदाहरण के लिए, वॉशिंगटन पोस्ट में बफेट का निवेश समाचार पत्र उद्योग के बारे में उनके ज्ञान से अविभाज्य था। उनके दादाजी एक समय एक साप्ताहिक अखबार के मालिक थे। उनके पिता भी स्थानीय अखबार के संपादक के रूप में काम करते थे और बफेट खुद भी अखबार प्रकाशन में काम करते थे। इन सभी अनुभवों ने बफेट को समाचार पत्र उद्योग का पर्याप्त ज्ञान और समझ प्रदान की। दूसरा बिंदु यह है कि कंपनी के पास टिकाऊ और स्थिर परिचालन इतिहास है या नहीं। यदि किसी कंपनी ने अतीत में अच्छा प्रदर्शन बनाए रखा है, तो बफेट का मानना है कि इस कंपनी का भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। वॉशिंगटन पोस्ट इस अवधारणा का एक उदाहरण भी प्रदान करता है। बफेट के अधिग्रहण से पहले ही इसका परिचालन इतिहास दशकों पुराना था। बफेट जब बच्चे थे तब अखबार के लिए न्यूज बॉय भी थे। तीसरा बिंदु यह है कि क्या कंपनी के पास सकारात्मक दीर्घकालिक संभावनाएं हैं। जब बफेट ने वॉशिंगटन पोस्ट का अधिग्रहण किया तो उन्होंने संयुक्त राज्य समाचार पत्र उद्योग का सर्वेक्षण किया। उन्होंने पाया कि 1980 के दशक की शुरुआत में अधिकांश अमेरिकी समाचार पत्रों का कोई प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी नहीं था। समाचार पत्र उद्योग में कम लागत और अधिक रिटर्न वाले उद्यम की विशेषताएं थीं। मुनाफा मार्जिन बहुत बड़ा था।
यह भी एक प्रमुख कारण था कि वह वॉशिंगटन पोस्ट के अधिग्रहण को लेकर आश्वस्त थे। इन 3 बिंदुओं वाली कंपनी एक अच्छी कंपनी होगी। हालांकि यदि इसमें अच्छे प्रबंधन का अभाव है तो यह केवल समय और धन दोनों की बर्बादी होगी। इसीलिए निवेश करते समय हमें कंपनी के प्रबंधन की गुणवत्ता यानी बफेट के प्रबंधन सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए। बफेट ने प्रबंधन से 3 मांगें की: तर्कसंगतता, स्पष्टवादिता और संस्थागत अनिवार्यता का विरोध। आइए पहले तर्कसंगतता के बारे में बात करें। इस तथाकथित तर्कसंगतता का अर्थ है विभिन्न विकल्पों का सामना करने पर सबसे उपयुक्त विकल्प चुनने में सक्षम होना। प्रबंधन में इसका अर्थ कंपनी के धन को उचित रूप से आवंटित करने में सक्षम होना है। किसी कंपनी के विकास और वृद्धि के चरण में तर्कसंगत प्रबंधन को धन बनाए रखना चाहिए और यहाँ तक कि बाहरी उधार और इक्विटी जारी करने के माध्यम से पूरी कंपनी के संचालन का समर्थन करना चाहिए। परिपक्वता और गिरावट के चरणों के दौरान प्रबंधन को अपने धन का उपयोग करने के सर्वोत्तम तरीके पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। जब किसी उद्यम के निवेश पर रिटर्न की औसत दर से अधिक हो जाता है तो पूंजी को बनाए रखना बुद्धिमानी है। इसके विपरीत जब शेयर की कीमत कंपनी के आंतरिक मूल्य से कम हो तो पैसा शेयरधारकों को वितरित किया जाना चाहिए या स्टॉक पुनर्खरीद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए वॉशिंगटन पोस्ट ऐतिहासिक रूप से इस मामले में अच्छा रहा है। 1970 से 1990 के दशक तक वॉशिंगटन पोस्ट के प्रबंधन ने पाया कि टेलीविजन और इंटरनेट से प्रतिस्पर्धा के कारण समाचार पत्र उद्योग का मुनाफा काफी कम हो गया था। मुनाफे में गिरावट के कारण प्रबंधन ने शेयरों की पुनर्खरीद की और शेयरधारकों के हितों को सुनिश्चित करते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के स्टॉक लाभांश की संख्या में वृद्धि की। तो स्पष्टवादिता क्या है? बफेट का मानना है कि स्पष्ट प्रबंधन को कंपनी की वित्तीय स्थिति को पूरी तरह और ईमानदारी से प्रतिबिंबित करना चाहिए और सफलताओं को साझा करते समय गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर बफेट को लें। बर्कशायर हैथवे के प्रदर्शन के बावजूद वह अपनी वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय स्थिति और प्रबंधन प्रदर्शन पर खुलकर चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त बफेट को सबके सामने अपनी आलोचना करने में भी खुशी होती थी। उदाहरण के लिए बफेट ने कंपनी की 1989 की वार्षिक रिपोर्ट में उन गलतियों को सूचीबद्ध किया जो उन्होंने अपने पहले 2 दशकों में की थीं। बफेट के विचार में हर चीज का डटकर सामना करने से ही हम प्रबंधन और शेयरधारकों के लिए सुधार और जीत की स्थिति हासिल करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। तर्कसंगत और स्पष्टवादी होने के अलावा प्रबंधन को संस्थागत अनिवार्यता का विरोध करना चाहिए। 1981 में रॉबर्ट गॉइज़वेटा ने कोका कोला कंपनी का अधिग्रहण करने के बाद कठोर सुधार किए पूर्व अध्यक्ष द्वारा विकसित किए गए व्यावसायिक उद्यमों की एक श्रृंखला को छोड़ दिया और विशेष रूप से पेय व्यवसाय में लौट आए। उस समय पूरा उद्योग विविधीकरण की खोज कर रहा था, लेकिन गॉइज़वेटा ने इसके विपरीत किया। उनका प्रतीत होने वाला मूर्खतापूर्ण व्यवहार वास्तव में सबसे समझदारी वाली बात थी, क्योंकि उन्होंने सारी पूंजी कंपनी के सबसे लाभदायक व्यवसाय में लगा दी, जिससे कंपनी को भारी लाभ हुआ। व्यावसायिक सिद्धांतों और प्रबंधन सिद्धांतों का पालन करने के अलावा किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति भी महत्वपूर्ण है। बफेट का मानना है कि किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन उसकी शुद्ध संपत्ति पर रिटर्न, शेयरधारकों के अधिशेष, लाभ मार्जिन और $1 के आधार पर आधारित होता है। आइए पहले शुद्ध संपत्ति पर रिटर्न, शेयरधारकों के अधिशेष और लाभ मार्जिन के अर्थ को देखें। आप लाभ मार्जिन पर अपेक्षाकृत स्पष्ट हो सकते हैं, लेकिन शुद्ध संपत्ति और शेयरधारक अधिशेष पर रिटर्न क्या है? शुद्ध संपत्ति पर रिटर्न शेयरधारकों की इक्विटी द्वारा लाभ को विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। शेयरधारकों का अधिशेष कंपनी का शुद्ध लाभ प्लस मूल्यह्रास, कमी और परिशोधन और घटा पूंजीगत व्यय और कार्यशील पूंजी है। हालांकि यह संकेतक एक सटीक आंकड़ा नहीं, बल्कि केवल एक अनुमान प्राप्त कर सकता है। इस डेटा का उपयोग यह मापने के लिए किया जा सकता है कि कोई कंपनी अपने शेयरधारकों को कितना रिटर्न दे सकती है। सामान्यतया किसी कंपनी का लाभ मार्जिन जितना अधिक होगा, शुद्ध संपत्ति और शेयरधारकों के अधिशेष पर रिटर्न उतना ही अधिक होगा और शेयरधारकों के लिए लाभ उतना ही अधिक होगा। तो $1 का आधार क्या है? $1 के आधार का मतलब है कि कंपनी में बचे प्रत्येक डॉलर को संपत्ति की सराहना हासिल करने में मदद करने में व्यक्तिगत भूमिका निभानी चाहिए। हम उदाहरण के तौर पर कोका कोला कंपनी का उपयोग करना जारी रखेंगे। 1980 में कोका कोला कंपनी का बाजार मूल्य $4.1 बिलियन था।
1987 तक इसका बाजार मूल्य $14.1 बिलियन तक पहुंच गया था। इसका बाजार मूल्य 19.3% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ रहा था। दूसरे शब्दों में, पिछले 7 वर्षों में कोका कोला कंपनी द्वारा बनाए गए प्रत्येक डॉलर ने लगभग $4.66 का बाजार मूल्य बनाया, जिससे $1 का आधार चरम पर पहुंच गया। एक कंपनी जो ऊपर बताए गए 3 मानदंडों को पूरा कर सकती है, उसे पहले से ही सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है। इसके लिए उत्कृष्ट परिचालन इतिहास, अच्छा प्रबंधन और शेयरधारकों को अच्छा रिटर्न लाने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन क्या इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सभी कंपनियां वास्तव में हमारे निवेश की हकदार हैं? बफेट कहते हैं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना अच्छा है, यह उचित मूल्य पर ही खरीदने लायक है। तो चलिए अब मूल्य सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। बफेट के मूल्य सिद्धांतों को समझना आसान है। कुल मिलाकर केवल 2 चरण हैं। पहला कदम यह निर्धारित करना है कि कंपनी का मूल्य कितना है, और दूसरा कदम सस्ते स्टॉक मूल्य का लाभ उठाना है। जब बफेट ने वॉशिंगटन पोस्ट का अधिग्रहण किया तो उन्होंने सबसे पहले इसका गहन मूल्यांकन किया। उस समय इसकी बाजार कीमत का अनुमान $80 मिलियन था। हालांकि अपने व्यवसाय, प्रबंधन और वित्तीय सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने $485 मिलियन का अनुमान लगाया। बफेट ने जल्द ही वॉशिंगटन पोस्ट के शेयर खरीदे और अंततः भारी रिटर्न प्राप्त किया। हमने अब इस बुकी के दूसरे भाग को कवर किया है। इस अनुभाग में हमने बफेट के 4 निवेश सिद्धांतों को समझाने पर ध्यान केंद्रित किया। वे व्यवसाय, प्रबंधन, वित्तीय और मूल्य सिद्धांत हैं। ये 4 सिद्धांत वास्तव में ग्राहम और फिशर के सिद्धांतों का संयोजन है। व्यावसायिक सिद्धांतों और प्रबंधन सिद्धांतों में एक महान भविष्य के साथ एक अच्छी कंपनी का चयन करना शामिल है, जबकि वित्तीय सिद्धांतों और मूल्य सिद्धांतों में निवेश लाभों को अधिकतम करना शामिल है। आइए तीसरे भाग पर चलते हैं। बफेट का दूसरा निवेश सिद्धांत, पोर्टफोलियो प्रबंधन के तरीके। एक अच्छा स्टॉक चुनना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को प्रबंधित करना अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें यह जानना शामिल है कि अपने सभी अंडे एक टोकरी में रखना है या नहीं। केवल एक अच्छी तरह से प्रबंधित पोर्टफोलियो ही आपकी निवेश आय में बड़ी वृद्धि ला सकता है। वास्तव में अधिकांश फंड प्रबंधक निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंधन करते समय सक्रिय पोर्टफोलियो प्रबंधन या सूचकांक निवेश का उपयोग करते हैं। सक्रिय पोर्टफोलियो प्रबंधन से तात्पर्य बड़ी मात्रा में स्टॉक खरीदने और बेचने की विधि से है। बड़ी मात्रा में स्टॉक खरीदना और बेचना अलग अलग टोकरियों में अंडे रखने जैसा है। यह विधि निवेश जोखिमों को कम करती है, लेकिन निवेशकों की आय को अस्थायी रूप से कम कर देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें एक स्टॉक से होने वाले लाभ का उपयोग दूसरे स्टॉक से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए करने की आवश्यकता होती है। इंडेक्स निवेश तब होता है जब कोई एक निश्चित बेंचमार्क इंडेक्स, जैसे कि S&P 500 इंडेक्स के आधार पर शेयरों की एक श्रृंखला खरीदता है और उन्हें लंबे समय तक अपने पास रखता है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि 1980 से 2011 तक केवल 41% बड़े फंडों ने S&P 500 इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया। बफेट का मानना है कि निश्चित निवेश सूचकांक फंडों के माध्यम से पेशेवर ज्ञान के बिना निवेशक अधिकांश पेशेवर निवेशकों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। सक्रिय पोर्टफोलियो प्रबंधन और सूचकांक निवेश दोनों ही विविध स्टॉक खरीदकर जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। हालांकि विविधीकरण का परिणाम रिटर्न की औसत दर है। इन 2 तरीकों के अलावा बफेट ने निवेश पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने का एक तीसरा तरीका भी खोजा, फोकस निवेश। फोकस निवेश क्या है? फोकस निवेश का उद्देश्य बफेट के स्टॉक चयन तरीकों के आधार पर कुछ उच्च गुणवत्ता वाले शेयरों को चुनना और उनमें बहुत सारा पैसा निवेश करना है। शेयर बाजार में अल्पकालिक उथल-पुथल के दौरान भी व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए। फोकस निवेश की कठिनाई उच्च गुणवत्ता वाले स्टॉक पोर्टफोलियो को संकलित करना सीखना है। बफेट हमें एक सहायक उपकरण प्रदान करते हैं, संभाव्यता सिद्धांत। प्रत्येक निवेश की जीतने की संभावना की गणना करके तय करें कि किस निवेश में निवेश करना है। संभाव्यता की गणना करने की 2 विधियां हैं, केली ऑप्टिमाइजेशन और मुंगर की पेरी म्यूचुअल सट्टेबाजी प्रणाली। सबसे पहले आइए केली ऑप्टिमाइजेशन को देखें। केली ऑप्टिमाइजेशन एक अवधारणा पर आधारित है। यदि आप जुआ या निवेश करते समय अपनी सफलता की संभावना जानते हैं, तो आप सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करने के लिए जीतने वाली तरफ दांव लगा सकते हैं या निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश अनुपात की गणना के लिए एक सूत्र शामिल है, जिसमें जीतने की संभावना को 2 से गुणा करना और फिर 1 घटाना है।
उदाहरण के लिए कल्पना करें कि किसी स्टॉक में निवेश करने पर आपके लाभ की संभावना 55% है। केली ऑप्टिमाइजेशन फॉर्मूले का उपयोग करके 55% को 2 और -1 से गुणा करके अब आप जानते हैं कि लाभ को अधिकतम करने के लिए आपको 10% पूंजी का निवेश करना चाहिए। यदि लाभ की संभावना 70% है तो 40% पूंजी का निवेश किया जाना चाहिए। लेकिन बफेट हमें यह भी याद दिलाते हैं कि केली ऑप्टिमाइजेशन की अपनी सीमाएं हैं और इसका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होता रहता है। अल्पावधि में किसी भी स्टॉक में विफल होने की संभावना होती है। भले ही केली ऑप्टिमाइजेशन मॉडल का उपयोग करते समय स्टॉक ने उच्चतम जीतने की क्षमता का संकेत दिया हो, यदि हम स्टॉक गिरते ही घबरा जाते हैं और नकदी निकाल लेते हैं तो इससे हमें लाभ कम होगा और नुकसान अधिक होगा। इसलिए केली ऑप्टिमाइजेशन मॉडल का उपयोग करने का पहला सिद्धांत किसी स्टॉक को लंबे समय तक बनाए रखना है, न कि शेयर बाजार के अल्पकालिक उतार चढ़ाव के आधार पर अपनी स्थिति को बदलना। इसके अलावा लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे आम गलतियों में से एक है जरूरत से ज्यादा दांव लगाना और जुआरी की बर्बादी में गिरना। इसका अर्थ क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो आपके जीतने की अनुमानित संभावना 70% हो सकती है, लेकिन जीतने की वास्तविक संभावना केवल 50% है। केली ऑप्टिमाइजेशन मॉडल के अनुसार गणना की गई निवेश दर उस दर से कहीं अधिक होगी जिसके अनुसार हमें वास्तव में निवेश करना चाहिए, और इस प्रकार बहुत अधिक जोखिम आएगा। इसका समाधान हाफ केली फॉर्मूला का उपयोग करना है, जिसका अर्थ है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप सुरक्षा के दायरे में हैं, गणना किए गए मूल्य का केवल आधा ही निवेश करें। उदाहरण के लिए केली ऑप्टिमाइजेशन मॉडल आपको 10% पूंजी निवेश करने का निर्देश देता है, फिर भी वास्तविकता में आपको पूंजी का 5% निवेश करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं मुंगेर की पैरी म्यूचुअल सट्टेबाजी प्रणाली के बारे में। इस अवधारणा को समझाने के लिए मुंगेर एक उदाहरण के रूप में घुड़दौड़ का उपयोग करता है। वह घुड़दौड़ की तुलना शेयर बाजार से करते हैं। लोग व्यक्तिगत घोड़ों पर दांव लगाते हैं। सट्टेबाजी के साथ साथ संभावनाएं भी बदलती हैं, जो शेयर बाजार के समान ही है। घोड़े की दौड़ में हर कोई अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड और अच्छी पोजीशन वाले हल्के घोड़े पर दांव लगाना पसंद करता है। इस घटना के परिणाम स्वरूप एक लोकप्रिय घोड़े की अंतिम संभावना 101 होती है, जबकि औसत घोड़े की संभावना 2 होती है। दोनों की तुलना करते समय यह कहना मुश्किल है कि अच्छे घोड़े में निवेश करने से जीतने की संभावना अधिक होती है या नहीं। शेयर बाजार में भी ऐसा ही है। हर कोई उच्च गुणवत्ता वाले स्टॉक पसंद करता है जो अधिक रिटर्न ला सकते हैं। अंतिम परिणाम यह होता है कि उच्च गुणवत्ता वाले शेयरों की कीमतें अधिक होने का अनुमान लगाया जाता है और पूंजी बहुत कम हो जाती है। इसलिए मुंगेर का सुझाव है कि स्टॉक चुनते समय हमें केवल इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि यह उच्च गुणवत्ता वाला स्टॉक है या नहीं। हमें वापसी की सही दर की गणना करने और सर्वोत्तम बाधाओं वाले घोड़े की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। यह हमारा तीसरा भाग समाप्त करता है। आइए संक्षेप में बताएं कि हमने क्या सीखा है। स्टॉक चुनने के बाद हम अपने पोर्टफोलियो का प्रबंधन कैसे करते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। फंड प्रबंधकों के लिए अपने पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने के 2 सामान्य तरीके हैं, अर्थात सक्रिय पोर्टफोलियो प्रबंधन और सूचकांक निवेश। इन 2 तरीकों के अलावा बफेट ने एक तीसरी प्रबंधन विधि भी प्रस्तावित की है, फोकस निवेश। फोकस निवेश का अच्छे से उपयोग करने के 2 तरीके हैं। सबसे अच्छा निवेश अनुपात की गणना करने के लिए केली ऑप्टिमाइजेशन मॉडल का उपयोग करना है। दूसरा, सबसे अच्छी संभावना वाले घोड़े की प्रतीक्षा करना है। अब चौथे भाग का समय है। आइए समझें कि निवेश में मनोवैज्ञानिक जाल से कैसे बचें। इससे पहले हमने वास्तविक कौशलों के बारे में बात की थी, जैसे स्टॉक कैसे चुनें और एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे प्रबंधित करें। हालांकि किसी निवेश से पैसा कमाने के लिए अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना भी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सबसे पहले आइए कुछ अतार्किक विचारों को समझें जो शेयर बाजार का सामना करते समय लोगों के मन में अक्सर आते हैं। पहला अति प्रतिक्रिया है, जिसमें 2 मानसिकताएं शामिल हैं, अति आत्मविश्वास और अति प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि आमतौर पर लोग अति आत्मविश्वास में आकर गलतियां करते हैं। उदाहरण के लिए, अधिकांश लोग सोचते हैं कि उनका ड्राइविंग कौशल औसत से ऊपर है, और जो लोग डूबते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो मानते हैं कि उनके पास पर्याप्त तैराकी कौशल है। निवेश क्षेत्र में इसका मतलब यह है
कि लोग उस जानकारी पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं जिसे वे सही मानते हैं, न कि यह पता लगाना कि क्या नई जानकारी अधिक सटीक है। सोचने का यह तर्कहीन तरीका निर्णय लेने में गलतियों की ओर ले जाता है और निवेश में नुकसान का कारण बनता है। अति प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह क्या है? इसका मतलब है कि लोग बुरी खबरों पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं और अच्छी खबरों पर प्रतिक्रिया देने में धीमे होते हैं। जब स्टॉक थोड़ा कम हो जाता है तो लोग तुरंत उसे बेच देते हैं। इस तरह की प्रतिक्रिया शेयर बाजार की अस्थिरता को और बढ़ा देती है, अनावश्यक घबराहट पैदा करती है और अंततः निवेश घाटे का कारण बनती है। सोचने का दूसरा अतार्किक तरीका है हानि से बचना। इसका प्रस्ताव डैनियल कन्नमैन द्वारा किया गया था, जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और उनके साथी अमोस टावर्स्की स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। हानि से घृणा का तात्पर्य तब होता है जब किसी चीज को पाने की खुशी उसे खोने के दर्द से कम महसूस होती है। जब किसी शेयर की कीमत अटक जाती है तो कुछ लोग घाटे वाले स्टॉक को बेचने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हालांकि यह वास्तव में अधिक संभावित नुकसान का कारण बनता है, अर्थात हम अन्य शेयरों में निवेश करके लाभ कमाने का अवसर छोड़ देते हैं। निवेश निर्णयों को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक मानसिक लेखांकन है। मानसिक लेखांकन का अर्थ है कि लोग मानसिक रूप से विभिन्न खातों में पैसा बचाएंगे। उदाहरण के लिए, हम अपना वेतन अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत खाते में बचा सकते हैं, जिसमें बचत कड़ी मेहनत के माध्यम से जमा होती है। साल के अंत में बोनस को एक अतिरिक्त उपहार माना जाता है, जिसे लोग इनाम खाते में बचा सकते हैं। लॉटरी टिकट खरीदकर जीता गया पैसा मुफ्त भोजन खाते में सहेजा जाता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कुछ लोग घाटे वाले स्टॉक को बेचने के इच्छुक नहीं होते हैं जब उनकी कीमतें अटक जाती हैं। नुकसान से बचने के अलावा मानसिक लेखांकन भी इस घटना की व्याख्या कर सकता है। वास्तव में नुकसान वास्तविक है, लेकिन कुछ लोग अवचेतन रूप से मानते हैं कि जब तक कोई स्टॉक बेचा नहीं जाता है तब तक नुकसान वास्तविकता के बजाय केवल किताबों पर ही रहेगा। सोचने का चौथा अतार्किक तरीका अदूरदर्शी हानि विमुखता है। यह दो कारकों को संदर्भित करता है जो निवेशकों की भावनाओं को प्रभावित करते हैं: हानि से बचने और मूल्यांकन की आवृत्ति। आमतौर पर यह सोचा जाता है कि निवेशक जितनी बार निवेश पर रिटर्न की जांच करते हैं, वे मानसिक रूप से उतने ही अधिक कमजोर होते हैं। फिर स्टॉक कम आकर्षक होंगे। निवेशकों के लिए बेहतर दीर्घकालिक लाभ की संभावना को खोना आसान हो जाएगा। सोचने का पांचवां अतार्किक तरीका आर्कटिक हैमस्टर प्रभाव है। आर्कटिक हैमस्टर प्रभाव को लेमिंग विरोधाभास के रूप में भी जाना जाता है। लेमिंग्स ऐसे जानवर हैं जो टुंड्रा क्षेत्र में रहते हैं और सामूहिक रूप से समुद्र में कूदने के लिए प्रसिद्ध हैं। आर्कटिक हैमस्टर इफेक्ट उन लोगों को संदर्भित करता है जो हमेशा दूसरों का अनुसरण करने और बिना सोचे समझे अपने निर्णय लेने के आदी होते हैं। इस प्रभाव को समझाने के लिए बफेट एक छोटी कहानी सुनाते हैं। कहानी एक तेल खोजकर्ता के बारे में है जो पर्ली गेट्स पर सेंट पीटर से मिला था। सेंट पीटर ने कहा कि स्वर्ग में किसी अन्य तेल खोजकर्ता के लिए कोई जगह नहीं है। तो तेल खोजकर्ता को एक विचार आया। खोजकर्ता ने पर्ली गेट्स पर जोर से घोषणा की, तेल नरक में खोजा गया। तुरंत बड़ी संख्या में तेल खोजकर्ता स्वर्ग से नरक की ओर दौड़ पड़े। इस तरह के एक स्पष्ट झूठ ने कई तेल खोजकर्ताओं को बिना सोचे समझे स्वर्ग छोड़कर नरक में जाने के लिए प्रेरित किया। यह अक्सर उन लोगों के भाग्य के समान होता है जो आंख बंद करके भीड़ का अनुसरण करते हैं। शेयर बाजार में यह स्थिति बहुत आम है। जब कुछ लोग स्टॉक बेचते हैं तो अन्य लोग तुरंत घबरा जाते हैं और वास्तविक स्थिति की परवाह किए बिना अपने स्टॉक बेच देते हैं। क्या इन मनोवैज्ञानिक जालों से निपटने का कोई अच्छा उपाय है? बफेट दो तरीके साझा करते हैं। पहला है भावनात्मक कमजोरियों को प्रबंधित करना और दूसरा है धैर्य रखना। भावनात्मक गड्ढों को प्रबंधित करना बहुत सरल है। जब तक आप उस तर्कहीन सोच को हमेशा ध्यान में रखते हैं जिसका हमने पहले उल्लेख किया था, साथ ही निवेश और निर्णय लेते समय गंभीरता से सोचते हैं, तो आप उन पर कदम उठाने से बच सकते हैं। आगे हम दूसरी विधि पर चर्चा करेंगे, धैर्य रखें। इस मामले में धैर्य रखने का मतलब केवल अच्छी संभावनाओं वाले घोड़े की प्रतीक्षा करना नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर काबू रखना सीखना चाहिए और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सर्वोत्तम समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बफेट का सबसे प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति को जब दूसरे लालची हों तो भयभीत होना चाहिए और जब दूसरे भयभीत हों तो लालची होना चाहिए।
यदि आप निवेश की दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो बेहतरीन अंतर्दृष्टि रखने के अलावा अपने विचारों पर कायम रहना और भी महत्वपूर्ण है। आखिरकार जो सबसे अंत में हंसता है वह अक्सर विजेता होता है। खैर, यहीं पर हमारी आज की सामग्री समाप्त होती है। इसके बाद आइए हमने जो कुछ भी सीखा है उसकी समीक्षा करें। पहला भाग बफेट के निवेश दर्शन के निर्माण से शुरू होता है और बफेट पर ग्राहम, फिशर और मुंगर के प्रभाव पर चर्चा करता है। ग्राहम ने बफेट को निवेश को सट्टेबाजी से अलग करना सिखाया और बफेट को आश्वस्त किया कि स्टॉक सिद्धांतों के साथ आते हैं और सैद्धांतिक तरीकों से उनका विश्लेषण किया जा सकता है। उन्होंने सुरक्षा सिद्धांत के मार्जिन का प्रस्ताव रखा और इसे परिभाषित करने के लिए 2 तरीकों का इस्तेमाल किया: आर्थिक मंदी के दौरान स्टॉक खरीदना या उनके आंतरिक मूल्यों से कम कीमतों वाले स्टॉक चुनना। फिशर ने बफेट से कहा कि यदि किसी कंपनी की संभावनाएं आशावादी हैं, तो उसमें बड़ी मात्रा में पैसा निवेश करना उचित है। फिशर के सिद्धांत का मुख्य बिंदु यह है कि यह कैसे आंका जाए कि कोई कंपनी भविष्य में अच्छा विकास करना जारी रखेगी या नहीं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए फिशर ने 2 तरीके प्रस्तावित किए, अर्थात एक अच्छी कंपनी का स्टॉक खरीदना और अच्छे प्रबंधन के साथ सहयोग करना। मुंगेर वास्तव में फिशर के सिद्धांत का पालन करना जानता था। मुंगर के प्रभाव में बफेट ने ग्राहम के सिद्धांत को पार कर लिया और सीखा कि फिशर के सिद्धांत को व्यवहार में बेहतर ढंग से कैसे लागू किया जाए। दूसरा भाग बताता है कि बफेट लाभदायक शेयरों का चयन कैसे करते हैं। एक अच्छे स्टॉक का चयन करने के लिए उसके व्यवसाय, प्रबंधन, वित्तीय और मूल्य सिद्धांतों का उपयोग करके विश्लेषण की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक सिद्धांतों में यह पहचानना शामिल है कि कोई कंपनी अच्छी है या नहीं, जैसे कि इसका परिचालन इतिहास और कंपनी के विकास की संभावनाएं। प्रबंधन सिद्धांतों में यह निर्धारित करना शामिल है कि कंपनी का प्रबंधन तर्कसंगत, स्पष्टवादी है या नहीं और संस्थागत अनिवार्यता का विरोध करता है। किसी कंपनी के वित्तीय सिद्धांत मुख्य रूप से उसकी शुद्ध संपत्ति पर रिटर्न, शेयरधारकों के अधिशेष, लाभ मार्जिन और $1 के आधार पर केंद्रित होते हैं। अंत में आपको मूल्य सिद्धांतों को लागू करना होगा। बफेट के मूल्य सिद्धांतों को समझना आसान है। पहला कदम यह निर्धारित करना है कि किसी कंपनी का मूल्य कितना है। दूसरा कदम कम कीमत पर स्टॉक खरीदने का लाभ उठाना है। तीसरा भाग इस बारे में बात करता है कि बफेट अपने पोर्टफोलियो का प्रबंधन कैसे करते हैं। अधिकांश फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो का प्रबंधन करते समय सक्रिय पोर्टफोलियो प्रबंधन या इंडेक्स निवेश का उपयोग करते हैं। बफेट का मानना है कि निश्चित निवेश सूचकांक फंडों के माध्यम से पेशेवर ज्ञान के बिना भी निवेशक अधिकांश पेशेवर निवेशकों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बफेट ने पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने का एक और तरीका भी प्रस्तावित किया, फोकस निवेश। फोकस निवेश का सही ढंग से उपयोग करने के 2 तरीके हैं। सबसे अच्छा निवेश अनुपात की गणना करने के लिए केली ऑप्टिमाइजेशन मॉडल का उपयोग करना है। दूसरा यह है कि इंतजार करें और देखें कि कौन सा विकल्प सबसे अच्छी संभावनाएं रखता है। चौथे भाग में हमने निवेश में मनोवैज्ञानिक जाल से बचने के बफेट के तरीके के बारे में बात की। हमने 5 सामान्य प्रकार के तर्कहीन विचारों के बारे में सीखा जो निवेश निर्णयों को प्रभावित करते हैं, जिनमें अति प्रतिक्रिया, हानि से बचना, मानसिक लेखांकन, निकट दृष्टि हानि से परहेज और आर्कटिक हैमस्टर प्रभाव शामिल हैं। इन मनोवैज्ञानिक जालों पर काबू पाने के लिए बफेट का मानना है कि 2 नियमों का पालन करना चाहिए। भावनात्मक गड्ढों को प्रबंधित करें और धैर्य रखें। वॉरेन बफेट व निवेश में बफेट की वृद्धि और बुद्धिमत्ता को एक नजर में प्रस्तुत करता है। हमारा मानना है कि कई श्रोताओं ने इस पुस्तक से बहुत कुछ सीखा है और पहले से ही शेयरों में निवेश में अपना हाथ आजमाने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि बफेट की बुद्धिमत्ता से बहुत कुछ सीखना बाकी है। हमें वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर बफेट की निवेश विधियों की आलोचनात्मक समीक्षा करनी चाहिए और फिर उपयुक्त पद्धतियों का विश्लेषण करना चाहिए। यदि आप वित्तीय निवेश के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आप निवेश गुरु ग्राहम और के बारे में अधिक जानने के लिए अन्य संबंधित बुकीज जैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बीटिंग डी स्ट्रीट, पुअर चार्लीज अल्मनैक और ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट को भी सुन सकते हैं। पीटर लिंच, मुंगेर और बर्टन जी, मैल्कियल। तो इस बुक समरी में इतना ही। मिलते हैं अगली बुक समरी बुक रेव के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।